जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। वीकली करंट अफेयर्स 7 टू 14 अप्रैल 2025 का ये तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इन्वायरमेंट और इकोनॉमी और स्पोर्ट्स सेक्शन से। यहाँ से कुछ न्यूज बन रहे थे, तो इस अंतिम सेक्शन, इस वीकली का ये आखिरी वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो हो चुके हैं जहाँ पे हम लोगों ने नेशनल, इंटरनेशनल और डिफेंस से रिलेटेड न्यूज की चर्चा की है। तो एक बार आप लोगों को याद करा दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को दबा लें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहें। चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं इस वीक में क्या क्या वो घटनाएं थी जो हमारे एग्जामिनेशन का बन सकती हैं हिस्सा, और जो फील्ड रहेगा वो हमारा रहेगा इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और डिफेंस। सबसे पहले चर्चा करते हैं इन्वायरमेंट सेक्शंस की। पहला न्यूज आपको देख रहे हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये न्यूज है और आने वाले समय में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर देखने को मिल जाएंगे। पहला है, जम्मू कश्मीर में खुला देश का पहला जलवायु परिवर्तन स्टेशन। तो ये विश्व का दूसरा है और भारत का क्या है, पहला है। क्या है ये, तो जरा देखें इसको। तो उधमपुर, आप देखें सबसे पहले मैप में आप देख लें तो ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये हिस्सा जो है वो उधमपुर के पास का। यदि आप जम्मू के सेक्टर में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका पठानकोट के जब ऊपर जाएंगे, आप पठानकोट से जब ऊपर जा रहे होंगे तो पठानकोट के पास पठानकोट के उत्तर में और जम्मू के जस्ट आप ईस्ट की तरफ देखेंगे तो एक जगह आपको मिलेगा जिसको हम लोग नाम से जानते हैं उधमपुर, जिसे कहते हैं। और उधमपुर के ही पास में एक जगह है जिसका नाम है नत्था टॉप। तो ये काफ़ी हिली एरिया है, काफ़ी ऊंचाई पे बसा हुआ ये एरिया है। यहीं पे ये एक आप देख रहे हैं जो जगह खुला है, ये भारत का पहला जलवायु परिवर्तन स्टेशन को स्थापित किया गया है और जिसका नाम क्या है, हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर। आइए समझते हैं, पूरे खबर को समझते हैं। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में देश का पहला और विश्व का दूसरा जलवायु परिवर्तन स्टेशन मंगलवार को खोला गया। इसे उधमपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नत्था टॉप, जो जगह का नाम है वो क्या है, नत्था टॉप इस जगह का नाम है। और ये एक तरीके से आप समझेंगे कि पर्यटन स्थल है और काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। इस हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र में वायुमंडलीय और जलवायु घटना का गंभीर अध्ययन करना है। यह पहल जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर उनके प्रभाव के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा। यह केंद्र भारत के जलवायु वैज्ञानिकों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिमालय को सुरक्षित रखना केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि वैश्विक दायित्व है। इस पहल से भारत अब वैश्विक जलवायु अनुसंधान में एक अग्रणी देश के रूप में उभरेगा और जम्मू कश्मीर इस दिशा में भारत की अगुवाई कर रहा है। अब जरा इस क्षेत्र के बारे में आप बात कर ले तो ये पूरा का पूरा एरिया यदि आप देखेंगे तो हिमालय का ये पूरा रीजन है और ये जो हिस्सा है ये पीर पंजाल का क्षेत्र है। पीर पंजाल जो इसका रेंज है उसका ये क्षेत्र है और वहीं पे जगह बसा हुआ है। और इसका मुख्य रूप से पूरा उद्देश्य जो होगा कि ये हिमालय के पूरे क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है, तो एक तरीके से ये एक क्लाइमेटिक वेधशाला है जो क्लाइमेट का अध्ययन करेगा और इसके आधार पे वो रिमेडियल चीज़ों को क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। इससे पहले आपको याद आ रहा होगा कि हैब 1 करके एक और प्रयोगशाला जो है वो कहाँ आया था, लद्दाख में आया हुआ था। चलिए तो चलते हैं अपने अगले खबर की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लास्टिक कचरे में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 3.54% है। तो आप ये इन्वायरमेंट सेक्शन में यदि आप मेंस लिख रहे हैं तो अभी जो इसका डाटा आया वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण डाटा है। इस डाटा को आप नोट कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के आर्टिकल्स आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं क्या है। तो भारत प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लगातार कदम उठा रहा है और एक शोध पत्र के अनुसार 2022 में दुनिया में करीब 26.8 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ है। तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कि 2022 रहा है, वहाँ पे 26.8 करोड़ टन जो है वो कचरा क्या है, पूरे वैश्विक स्तर पे प्रोड्यूस हुआ है, कचरा पैदा हुआ है। वैश्विक आबादी का 17% से अधिक हिस्सा होने के बावजूद भारत की प्लास्टिक कचरे में भारत की हिस्सेदारी 3.54% रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डाटा है। आपको मालूम है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा, जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है और यहाँ पूरी दुनिया की 17% जनसंख्या निवास करती है और यहाँ से निकले हुए जो कचरे हैं वो वैश्विक कचरे का केवल 3.5% ही है। इस बात को आप नोट कर लेंगे। तो जहाँ एक तरफ भारत के ऊपर क्लेम लगाया जाता है कि भारत सबसे ज़्यादा कचरा जो है वो उसका उत्पन्न करता है, तो ये डाटा आपके सामने आ रहा है कि दुनिया की 17% जनसंख्या जहां रह रही है वहां रेस्पेक्टिवली केवल 3.54% ही यहां से कचरा जो है वो उत्पन्न किया जा रहा है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कचरा जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, तो चीन के द्वारा। चीन ने सबसे अधिक कचरा 8 करोड़ 15 लाख, तो चाइना के द्वारा आप याद कर लीजिएगा, चाइना का सबसे बड़ा हिस्सा है इसमें। 8 करोड़ 15 लाख जो है वो चाइना का हिस्सा है, करोड़ टन जो है वो चाइना ने अकेले आप देखेंगे कचरा पैदा किया है। दूसरे स्थान पे आप देखेंगे तो यूएसए नजर आएगा। तो दूसरे स्थान पे कौन है आपका, यूएसए है, और जिसमें कचरा कितना उत्पन्न किया है, तो लगभग 4 करोड़ टन के आसपास वो जो है वो यूएसए के है। तीसरे स्थान पे आता है यूरोपीय यूनियन
और चौथे स्थान पे आप देखेंगे इंडिया को देखेंगे, तो चौथे स्थान पे इंडिया जो है केवल 95 लाख टन जो है वो कचरा उत्पन्न किया है। तो इसके हिसाब से भारत जो है चौथे स्थान पे है। सबसे टॉप पे है चाइना। जहां तक प्लास्टिक उत्पादन की बात है तो 2022 में लगभग 40 करोड़ टन प्लास्टिक उत्पादन हुआ था। इसमें भारत की हिस्सेदारी 5% रही थी। तो ये कचरा का है, ये जो है ना ये वेस्ट का है। यदि प्लास्टिक उत्पादन की आप बात करेंगे तो प्लास्टिक उत्पादन में 2022 में आप देखेंगे तो 40 करोड़ टन जो है पूरी दुनिया में उत्पादन हुआ है और उसमें भारत का जो हिस्सा रहा है केवल क्या रहा है 5% ये हिस्सा रहा है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। जबकि चीन और अमेरिका का 32 और 42% हिस्सा रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये डाटा है, इसको याद रखिएगा कि यदि प्लास्टिक प्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो चाइना और अमेरिका का सबसे ज़्यादा, अकेले इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 75% के आसपास इनका योगदान है। चाइना पूरी दुनिया में 32% जो है प्लास्टिक का आइटम उत्पादित करता है, जबकि यूएसए जो है वो अकेले 42% जो आप देखेंगे प्लास्टिक का उत्पादन करता है। इस बात को याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला नंबर 1 पे है यूएसए, दूसरे पे है चाइना और कचरा उत्पन्न करने में चाइना टॉप पे है, यूएसए जो है वो दूसरे नंबर पे है। नेचर जर्नल में प्रकाशित विश्लेषण में कहा गया है कि चीन प्लास्टिक का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वह दुनिया के 20% प्लास्टिक का उपयोग करता है। तो 3 चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे आ गई। एक तरफ प्लास्टिक का प्रोडक्शन है, दूसरा उसका कंजम्पशन है और तीसरा जो है उससे कचरा निकलने का है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो वेस्ट इससे कितना निकल रहा है, तो प्रोडक्शन के मामले में सबसे टॉप पे कौन है, यूएसए है, दूसरे पे चाइना है। कंजम्पशन के मामले पे चाइना टॉप पे है। और आप देखेंगे कि वेस्ट के नाम पे जैसे सबसे ज़्यादा वेस्ट कहाँ होता है तो चाइना में होता है, प्लास्टिक वेस्ट जो है वो। तो इस डाटा को आप याद रख लेंगे, कॉपी पे लिख लेंगे, ताकि आपके मेंस के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डाटा है। वह दुनिया के 20% प्लास्टिक का उपयोग करता है। वहीं आप देखेंगे कि अमेरिका 18% है और यूरोपीय संघ जो है वो 16% है, जबकि भारत केवल 6% और जापान जो है वो 4% प्लास्टिक का उपभोग करता है। प्रति व्यक्ति खपत के मामले में आप देखेंगे तो अमेरिका में 216 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 40% प्लास्टिक कचरा लैंडफिल में चला जाता है। तो पूरे प्लास्टिक का जो है वो 40% कहाँ जाता है, लैंडफिल में, मतलब गड्ढे में दबा दिया जाता है। 34% जो है वो क्या किया जाता है, वो जला दिया जाता है। 34% जला दिया जाता है और केवल 9% ही रिसाइकलिंग होता है। तो ये सबसे बड़े चिंता का जो है ये विषय है, क्योंकि जितने कचरा प्लास्टिक आपको पता है कि ये एक तरीके से नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है और ये यदि इसको लैंडफिल में दबाया जा रहा है तो भी समस्या है और इसको जलाया जा रहा है तो भी समस्या है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पूरे प्रोडक्शन का लगभग 74% जो है वो विस्तारित, वो रिसाइकलिंग होता ही नहीं है। तो जिसके कारण आप देखेंगे प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है वो अपने पीक पे है। इस बात को आप याद रखेंगे। यूरोपीय संघ ने पुनर्चक्रण की दर लगभग 20% है और सबसे ज़्यादा यदि आप देखेंगे पुनर्चक्रण कहाँ होता है तो अमेरिका में नहीं होता है, वो यूरोपियन यूनियन में होता है 20%। अमेरिका में केवल 5% है। अब जरा देखें आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला कौन है, यूएसए है और आप देखेंगे उसका केवल 5% जो है वो क्या होता है, रिसाइकलिंग होता है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है जो विकसित राष्ट्र बन चुके हैं उसके बावजूद इन लोगों की ऐसी स्थिति है और इसके कारण क्या होता है, पूरा का पूरा मरीन लाइफ और पूरा का पूरा जो है इकोसिस्टम वो खराब हो रहा है। पैकेजिंग में सबसे अधिक प्लास्टिक का उपयोग हुआ है। जो भी प्लास्टिक उपयोग होता है उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसमें होता है, पैकेजिंग के लिए होता है। 15.8 करोड़ टन, मतलब जितना 22 टन के आसपास जो उत्पादन, 26 टन के आसपास जो उत्पादन हुआ है उसमें 15.8 करोड़ टन जो है सिर्फ पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है और उसके बाद बाकी की चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डाटा है, आप अपने मेंस में इसको नोट कर सकते हैं और ये इसके आधार पे आप एक सटीक एनालिटिक उत्तर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले इन्वायरमेंट की तरफ से। एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस व्यक्ति, इनको आपने निश्चित रूप से देखा है, निश्चित रूप से आप लोगों ने कहीं ना कहीं लगातार ये सुर्खियों में रहते हैं। ये हैं तेलंगाना के ट्री मैन, इनको ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। तो कौन है, तो ये पद्मश्री विजेता हैं, हाल ही में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और ये दरियापल्ली रमैया इनका नाम है। शनिवार को तेलंगाना के खम्मम में इनका निधन हो गया है। 87 ईयर्स, 87 वर्ष के थे और वो ट्री मैन के नाम पे प्रसिद्ध थे। अतः इस मिशन को इन्होंने पूरे एरिया में, आप देखेंगे कि तेलंगाना के पूरे एरिया में इनको ट्री मैन के नाम से जाना जाता था। तो पेड़ लगाने के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ जो है इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगाया था। पीएम नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य नेताओं ने रमैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है और छोड़ दे तो ये हमारे काम का नहीं है, सिर्फ आप इनका नाम याद रखिएगा। ये चूँकि ऑलरेडी पद्मश्री विजेता हैं और ट्री मैन, आप देखेंगे जिस तरीके से ट्री को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन चला था, बहुगुना साहब का जिस तरीके से नाम आता है, ठीक उसी तरह से इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट में इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। नाम है इनका दरियापल्ली रमैया और इनको ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। आगे समझते हैं, भारत में जन्मे चीतों को गांधी सागर अभ्यारण्य में बसाने की तैयारी हो रही है। तो आपको पता है कि अभी भारत हाल फिलहाल में क्या कर रहा है, चीतों को इंपोर्ट करके लाया था, जो कि कहाँ से लाया था, दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था और नामीबिया से लाया गया था। अब भारत में इनका जो जन्म हुआ है तो उनको मध्य प्रदेश का ही एक एरिया जो अभ्यारण्य है गांधी सागर, उसमें उनको सेटल करने की बात कही जा रही है। आइए देखते हैं पूरा का पूरा क्या खबर है। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सोनपुर के बाद अब गांधी सागर अभ्यारण्य में भारत में जन्मे चीतों को बसाने की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। और पहले यहाँ दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जाने की योजना थी, लेकिन अब कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरुआती दौर में चीतों की मौत, खुले जंगल में छोड़े गए चीतों की शहरी आबादी
में आवाजाही और मानव हस्तक्षेप को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका में वन्य जीवों पर काम करने वाले संगठन ने अपना विरोध प्रकट किया है और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका सरकार से भारत में चीते न भेजने का आग्रह किया है। तो ये एक बड़ा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है कि भारत अभी हाल फिलहाल में दक्षिण अफ्रीका से चीता मंगा रहा था, लेकिन इस जो ये पूरी की पूरी कंपनी है, एक तरीके से एक्टिविस्ट है, इन्होंने कहा है कि भारत में इन लोगों का देखभाल नहीं हो पा रहा है, तो अब आप इन्हें चीता नहीं दें। चीता पुनर्वास योजना के तहत भारत में 8 चीते जो है वो कहाँ से लाए गए थे, नामीबिया से, और 12 चीते जो है वो साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। इन चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया था और इसके बाद भारत की धरती पर चीता शावकों ने जन्म लिया है। यहाँ जन्म लेने वालों में मादा चीता मुखी भी अवशेष हो चुकी है और इससे चीतों की वंश वृद्धि में संभावना और बढ़ गई है। लोगों द्वारा पत्थर मारने की घटनाओं ने चीता पर खतरे की आशंका पैदा कर दी। इस बात को आप याद रखेंगे। वर्ष 2023 में ही तीसरा खेप आने की चीते अभी तक आए नहीं थे। तो कुल मिला के यहाँ पे आप कहानी देख सकते हैं कि अब जो है वो चीतों को जो नए शावक हैं उसको कहाँ किया जा रहा है, भारत में ही बसाए जाने की योजना चल रही है। और गांधी सागर जो है वो अभयारण्य कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये मतलब मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में अम्लीय और जोधपुर में हो रही क्षारीय वर्षा, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि अभी प्रयागराज और उत्तर प्रदेश का एरिया है प्रयागराज और राजस्थान का एरिया है जोधपुर। यहाँ पे जो अध्ययन किया गया है उसमें पाया गया है कि यहाँ पे क्या है कि अम्लीय, प्रयागराज में कैसी वर्षा हो रही है, अम्लीय मतलब जो इसका वैल्यू है 0 से 7 के बीच में जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ये 0 से 7 के बीच में रहा है। और जोधपुर में कैसी हो रही है, क्षारीय, मतलब ये बेसिक है, मतलब इसका जो वैल्यू है 7 से 14 के बीच में रह रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण कौन सा है, तो शहरों में औद्योगिक गतिविधियाँ जो हैं उसके कारण आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर अम्लीय वर्षा जो है यहाँ पे हो रही है। शहरों में नाइट्रेट सबसे ज़्यादा प्रभावी अवशोषित कण पाया गया है, जबकि जोधपुर, पुणे और श्रीनगर में कैल्शियम में अवशोषित कण जो है प्रमुख रूप से रहे हैं। तो बस इतना नाम याद रखें, बहुत ज़्यादा इस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। एसिडिक और बेस जो है वो वर्षा हो रही है यहाँ पे। इकोनॉमी से एक न्यूज आपके इंपॉर्टेंट है। 1 मई से एक राज्य एक आरआरबी का जो है कॉन्सेप्ट अब लागू होने जा रहा है। 1 मई से इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इसके पहले आपको पता है कि आरआरबी, जिसको हम लोग रीजनल रूरल बैंक के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना देखेंगे आप तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिनियम 1976 के धारा 23(1) के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और अभी आप देखेंगे तो 1 मई से देश में प्रत्येक राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा। और यह प्रस्ताव अमल के लिए वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों के 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एकीकरण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण का ये चौथा चरण होगा और जिसका पूरा होते ही आरआरबी की संख्या, तत्काल आरआरबी की संख्या कितनी है, 43 है। और अब इसको घटा के कितना कर दिया जाएगा, 28 रह जाएगा। भारत में 28 ही राज्य हैं, तो अब 28 ही आरआरबी यहाँ पे होंगे। तो जो 11 राज्य हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में जो क्षेत्रीय बैंक हैं, इन सबों का क्या हो जाएगा, यहाँ एक से ज़्यादा जो है आपको क्षेत्रीय बैंक देखने को मिलेगा। तो इनका अब क्या किया जाएगा, मर्जर कर दिया जाएगा और केवल अब एक आरआरबी एक राज्य में होगा। और इसके लिए आप देखेंगे कि अधिसूचना कब का है, अधिनियम जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इन सबों की स्थापना की गई थी। इस बात को आप याद रखेंगे। इसी क्रम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित चैतन्य, गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक और सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, इन सबों का भी आप देखेंगे कि क्या किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में इन लोगों को मिला, मतलब इनका भी मर्जर हो रहा है। तो कुल मिला के हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है वो कब से लागू हो रहा है, तो 1 मई से लागू हो रहा है। तत्काल आरआरबी की संख्या कितनी है, तो 43 है और अब इसका मर्जर करके कितना कर दिया जाएगा, तो 28 कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मौजूद बड़ौदा, यूपी बैंक, आर्यवर्त बैंक, तो इन सबों का भी है। बिहार में आप देखेंगे 2 आरआरबी देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे राज्य हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक में मिला दिया जाएगा। इसके अलावा देश के 8 राज्य जैसे बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में 2-2 आरआरबी को एक में मिलाया जाएगा। तो बिहार में भी 2 आरआरबी हैं, जो एक नॉर्थ में है और एक कहाँ है, साउथ है। इनको भी अब कंबाइन करके क्या कर दिया जाएगा, एक कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बैंकिंग के लिए, बैंकिंग सेक्टर की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बाकी जो नॉर्मल पीसीएस लेवल के हैं उनके लिए भी है। आरबीआई के द्वारा क्या किया गया है, रेपो रेट में कमी कर दिया गया है। तो आरबीआई के द्वारा लगातार रेपो रेट में कमी किया जा रहा है। इससे पहले 0.25 मतलब 25 बेसिस पॉइंट का कमी किया गया था। जब आप देखेंगे 6.56 को हटा के 6.25 किया गया था और एक बार फिर से आपको बता दें कि 0.25 की कमी की गई है और रेपो रेट कितना हो गया है, अब 6.00 हो गया है। अब इससे फायदा, इससे समस्या क्यों ये सरकार कर रही है, तो इस बात को आपको याद रखना होगा कि संजय मल्होत्रा जो है अभी आरबीआई गवर्नर जो हैं, उनके लगातार जब से आप देखेंगे कि भारत में वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे पूरी दुनिया में क्या है, अव्यवस्था का दौर है और लगातार टैरिफ और चलने के कारण क्या कर रहे हैं कि जो वैश्विक डिमांड है वो घट रहा है। तो सरकार यह चाह रही है कि इंटरनल डिमांड को मजबूत किया जाए और इंटरनल डिमांड के लिए जरूरत क्या है कि मार्केट में क्या है, तरलता को बढ़ाना होगा और तरलता को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा जो इक्विपमेंट कौन सा है, रेपो रेट है। रेपो रेट क्या होता है, इस बात को याद रख लें। तो एक तरफ यदि है आरबीआई और दूसरी तरफ जो है कमर्शियल बैंक, तो आरबीआई जिस रेट पे इन बैंकों को अपना लोन देती है उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेपो रेट, जिसको रीपर्चेजिंग रेट कहा जाता है। तो तत्काल अब ये 6 पॉइंट, केवल इस 2 महीने के अंदर ये 6.50 से घटकर अब कितना हो गया है, 6.00 हो गया है। और अभी और भी रेपो रेट में कटौती की संभावना है। कहा जा रहा है कि जो अगला
एमपीसी की मीटिंग होगी वो संभव है कि मार्केट में तरलता को बढ़ाने के लिए इसमें और भी कट किया जाए। इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे मार्केट में जो है वो तरलता बढ़ेगी, ईएमआई जो है वो कम हो जाएगा और पब्लिक के पास जो है वो पैसा बढ़ेगी मुख्य रूप से। तो ये खबर है। तो अभी आपको पता है कि आरबीआई जो है वो संजय मल्होत्रा है और एमपीसी की लगातार दूसरी बार रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की गई है और अब आरबीआई ने अपना जो रुख है तटस्थ से क्या रख दिया है, उदार कर दिया है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो आरबीआई के नए जो गवर्नर हैं उनको भी याद रखिएगा। अभी कौन है, संजय मल्होत्रा है, अभी शक्तिकांत दास जो है वो हट चुके हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी में वृद्धि के अनुमान को 6.7% से घटाकर क्या है 6.5% भी कर दिया गया है। इन्फ्लेशन रेट 4.4% रहने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। मॉनेटरी कमेटी जो है इसका तो जो ये इस पे ऊपर डिसीजन करती है, प्रत्येक 2 महीने पे आप देखेंगे कि इनकी बैठक होती है और इसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स में एक न्यूज है इंपॉर्टेंट, हितेश ने जीता है स्वर्ण, भारत को मिले हैं 6 पदक। तो विश्व मुक्केबाजी चल रहा है और इस मुक्केबाजी में आप देखेंगे कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो ये ब्राजील के फोज डू इगुआकू में क्या चल रहा है, अभी विश्व मुक्केबाजी पर कप चल रहा है और उसमें आप देखेंगे पहली बार आप देखेंगे कि हितेश ने क्या किया है, यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो बस आपको नाम याद रखना है कि भारतीय मुक्केबाजी में जो है वो भारत की तरफ से हितेश जो है इन्होंने क्या किया है, जीत लिया है। और 70 किलोग्राम आप देखेंगे कि किस कैटेगरी में है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। हितेश आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनके लिए कुछ और भी आर्टिकल्स आए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। तो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे हितेश और किस किलोग्राम कैटेगरी में है इसको आप याद रखिएगा। 70 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। बाकी चीज़ें आप ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा खबर जो आ रहा है वो आईएसएस वर्ल्ड कप राइफल, पिस्टल और शॉटगन से आ रहा है, जो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो ये लीमा पेरू में आयोजित किया जाता है। पेरू का जो जगह है वो कौन सा है, लीमा, यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। 13 से 22 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन है और यहाँ भी भारत जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे भारत आप देखेंगे दूसरे स्थान पे तत्काल बना हुआ है, जहाँ भारत के पास कुल मिला के जो है वो 4 मेडल हो गए हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि गोल्ड जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो भारतीय निशानेबाज है, इनका नाम है सुरुचि इंदर सिंह। इन्होंने मंगलवार में आईएसएसएफ में विश्व कप महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो भारत के पास अभी जो है वो 4 पदक हुए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड की इन्होंने जीता है। तो याद रखिएगा निशानेबाज है ये सुरुचि इंदर सिंह है, ये महिला निशानेबाज हैं और 10 मीटर कैटेगरी में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। चलिए तो इस तरह से इस वीकली करंट अफेयर्स को, अच्छा एक और न्यूज़ है यहाँ पे। एक और न्यूज़ क्या है कि अभी आपको मैंने बताया था, इससे पहले की न्यूज़ में कवर किया था कि 2028 में जो ओलंपिक होने वाला है उस ओलंपिक में आप देखेंगे कि क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है 2028 में, और क्रिकेट में T20 मैच को शामिल किया जा रहा है। तो इससे खबर निकल के आ रही है कि इसके लिए कुछ जो है लॉस एंजल्स में होने के लिए क्या यहाँ बताया गया है कि 2028 में क्रिकेट स्पर्धा में पुरुष और महिला वर्ग में प्रत्येक में 6-6 टीम स्वर्ण पदक के लिए दावा पेश करेंगे। तो मेल भी यहाँ पे रहेंगे, फीमेल भी रहेंगी और यहाँ पे 6-6 टीम ही हिस्सा लेंगे। अब यहाँ पे 6 टीमें कौन सी होंगी, तो एक टीम तो निश्चित रूप से रहेगा वो टीम जो यहाँ पे होस्ट कर रही है। तो यूएसए में चूंकि ये होस्ट हो रहा है तो एक यूएसए की टीम तो होगी ही होगी। उसके अलावा 5 जो टीम है, तो यदि आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की बात करें तो अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे जो हैं 12 जो कंट्री हैं वो पूर्ण सदस्य हैं और 94 जो हैं वो एसोसिएट है। तो इन्हीं 12 में से आप देखेंगे केवल 5 जो हैं वो इस रैंकिंग के आधार पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे और जो बेसिकली गोल्ड मेडल के लिए एक दूसरे से फाइट करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए क्रिकेट उन 5 खेलों में शामिल है जिन्हें आईओसी ने अगले ओलंपिक खेलों में शामिल करने की मंजूरी दी है। 4 खेल और कौन कौन से हैं, तो बेसबॉल, ये जिसे सॉफ्टबॉल कहते हैं, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वाश। तो ये कुल मिला के 5 नए खेल को इंक्लूड किया जा रहा है 2028 के आप देखेंगे लॉस एंजल्स के ओलंपिक में। और पहली बार इसमें क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। इससे पहले भी क्रिकेट शामिल हुआ है, लेकिन आप देखेंगे T20 क्रिकेट का पहला मामला है। और टीमें कितनी होंगी, तो ये याद रखेंगे कुल मिला के 6 टीमें इसमें शामिल होंगी और 128 वर्षों के बाद आप देखेंगे कि क्रिकेट की यहाँ पे वापसी हो पाई है। तो आज के सेशन में यही तक रखते हैं। इस तरीके से हमारा जो वीकली कंपाइलेशन है वो इस वीक का समाप्त हो चुका है और वीकली कंपाइलेशन के अंतर्गत हम अगली बार आपसे बात करेंगे, जहां हम लोग चर्चा करेंगे 16 से आगे के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। एक बार फिर से आपको याद करा दूं, यदि सेशन को आपने पूरे सेशन आपको बेहतर लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। तब तक सेशन को यहीं पे रोकते हैं, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय।